क्लिप्स के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले 2020 का जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप देखें। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, नीट का जो पेपर होता है उसमें ख़ास तौर से फिज़िक्स की क्या भूमिका होती है। फिज़िक्स की जो भूमिका है एक निर्णायक भूमिका होती है। मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पार्ट होता है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स में जाके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सही से ना कर पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो इसका स्टैंडर्ड है क्या होता है। स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, अभी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो एनसीईआरटी पैटर्न है उससे बाहर इसके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होना इसमें ज़रूरी होता है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा 9th स्टैंडर्ड तक भी तैयारी हो अगर मेजरमेंट की, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड है, सार्थक अंक जिसको कहा जाता है। इसमें दिया हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अब इसमें आप देखें है क्या, तो ये दिया हुआ है 9.99 और माइनस ऐसे मीटर लिखा है, माइनस 0.0099 मीटर। इसमें उचित सार्थक अंकों के दृष्टि से इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले आप इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो जरा देखें बड़े साफ शब्दों में एक तरह से कहें तो 9.99 आपने लिख दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099। यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए। सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बच गया 9.9801 मीटर। क्या ये आंसर हो जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आप ऑप्शन को देखेंगे तो 9.980 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 9 हम ऑप्शन भी यहाँ नोट कर देते हैं आपके सामने, ये है 9.980 मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9.9 मीटर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9.801 मीटर और चौथा ऑप्शन दिया है 9.98 मीटर। अब आप ये सोचेंगे कि सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है, जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने ही ये वाला लिखा हुआ है, और ऐसा अगर आप समझे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यहाँ पे उचित सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो रूल है सार्थक अंक का, उसमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम 1.23, 1.000, 1.0, 0.10 ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं, इनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो इस तरह से आपका एडिशन आ जाएगा कुछ ऐसा। तो एडिशन तो इतना हुआ, लेकिन सार्थक अंक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आंसर इतना नहीं हुआ। इसमें जो सबसे कम डेसिमल अंक होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। इस पूरे क्वांटिटीज में
तो यहाँ देखेंगे सबसे कम यहाँ पे डेसिमल का 1 अंक है, तो हम 1 अंक तक इसे राउंड ऑफ कर देंगे और राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3.3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ठीक उसी तरह से जब आप यहाँ पे आएंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों में ऐसा होता है, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवाइडेशन उसका रूल थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ देखेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे कम डेसिमल डिजिट है 2 का, तो अब यहाँ तक 2 तक हमें लेना है, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ जब करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और जब हमें ये मिलेगा तो आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है स्क्रू गेज पर डिपेंड, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमीटर का है, मीटर ब्रिज का है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इंटरमीडिएट के कोर्स में है, बेस है और एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है, तो हर हाल में नीट में क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे इसमें जो स्क्रू गेज का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें जो लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का दिया हुआ है वो दिया है 0.01 mm। इसके बाद and there are 50 divisions in its circular scale, इसका जो वृत्तीय पैमाना है उस पर 50 डिवीजन है, तो सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच पी की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं, दोनों तरह के आप जान सकते हैं। क्वेश्चन को मैं अंग्रेजी में भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर अंकित भागों की संख्या। यहाँ से अगर हमें पिच निकालना है तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 50 और लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01, मल्टीप्लाई करने के बाद 50 और 2 अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं तो 0.05 मीटर, mm, सॉरी mm इसलिए कि ये जो लिस्ट काउंट है mm में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 mm, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.0 mm, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.01 mm, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.25 mm। अब आप देखें आंसर आपका सीधे सीधे पहला बन जाता है। इसी तरह से अगर वर्नियर कैलिपर्स पे पूछता तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है S/N, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान अपान वर्नियर पर अंकित भागों की संख्या। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला। तो हम कोशिश में ये लगे हुए हैं कि 2 पार्ट या 3 पार्ट आपका एक दिन में पड़ जाए। फिलहाल अभी एक पहला पार्ट ये शुरू हुआ है। इसमें हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक क्रम से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। दिया है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ऑफ, पहला दिया है m l to the power 0 and t to the power -2। सेकंड
m l to the power minus 1 t to the power minus 2. Third, m l to the power 1 and t to the power minus 2. And fourth है ये m l to the power 2 t to the power minus 2. ये है। तो अब स्ट्रेस के विषय में हम लोग जानते हैं। पहले स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल, क्योंकि मैंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के छात्र इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रतिबल इसको कहा जाता है। और प्रतिबल का जो फार्मूला है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रत्यानयन बल अपान क्षेत्रफल। अभी मैं अंग्रेजी में भी बताता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखें। अब हम थोड़ा सा आपको रेस्टोरिंग फोर्स के विषय में बता दें। प्रत्यानयन बल क्या होता है? कोई ऐसा बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल पोजीशन में रीस्टोर कर देता है, फिर से इनिशियल पोजीशन में उसे लाता है। जैसे एक स्प्रिंग है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मोबाइल का कवर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, डिफॉर्मेशन आ गया। अब देखो मैंने इसको छोड़ा, छोड़ते ही क्या हुआ कि एक फोर्स अंदर से इसके काम करने लगा और उसने क्या किया, इसका जो शेप है उसको रिस्टोर कर दिया। देखिए फिजिक्स में सब कुछ कितना इंटरेस्टेड है और आसान है। ऐसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब ये इसमें आ गया डिफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब मैंने इसको छोड़ा तो इसका जो अंदर से बल लगा, फोर्स अप्लाई हुआ, जो इंटरनल फोर्स है, उसने किया क्या, उसने इसका जो इनिशियल पोजीशन था उसको प्राप्त करा दिया, रिस्टोर करा दिया। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब जितने भी सब्सटेंस के पास रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वह इलास्टिक होते हैं, यानी वो जिनके अंदर अपने मूल अवस्था को प्राप्त करने की, पुनः प्राप्त करने की, रिस्टोर करने की क्षमता होती है, वही इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये हो गया। अब आप देखेंगे हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना था स्ट्रेस का। तो प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, जितने भी तरह के बल हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला एक ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। केवल एक बल को छोड़कर, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज और 2 पॉइंट ऑफ सर्किट एटसेट्रा। वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो फोर्स नहीं होता है। इसलिए उसको छोड़कर बाकी जहाँ भी फोर्स है, किसी भी तरह का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी फोर्स है, सबका डायमेंशनल फार्मूला एक है। और वो डायमेंशनल फार्मूला है mlt टू दी पावर -2। अब ये फार्मूला निकला कैसे कहो तो भी दिखा दें आपको एकदम फंडामेंटल फार्मूला, ट्रुथ फार्मूला ऑफ फोर्स। ये देखो ट्रुथ फोर्स, फार्मूला फॉर ट्रुथ फोर्स इज F इज इक्वल टू ma। ठीक है, here dimensional formula of F is equal to dimensional formula of small m, this is a capital M, and the dimensional formula of acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration, this is L
टी टू दी पावर -2। अब ये कैसे आया कहो तो ये भी बता दें। ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, दिस इज एल टी -1 अपॉन टी। टाइम का टी होता है, यहाँ से आ गया एल टी टू दी पावर -2। वेलोसिटी का जानना है, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का एल होगा और टाइम का टी, तो एल टी टू दी पावर -1। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का आया। अब कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये बन गया आपका एम एल टी टू दी पावर -2। ठीक है। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम तो इसलिए कि हम आपको दिखा रहे हैं कि आसान कितना है। आपको तो याद रहेगा, जब बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखें, यूट्यूब पर मेरे चैनल पर एनर्जी मैफी पर एकदम फ्री में मिलने वाला है। तकरीबन हम कोशिश में लगे हैं कि 2020 से लेकर 2017 तक के फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन ऐसे पार्ट बाय पार्ट हम आपके सामने रख दें और सबका एनालिसिस कर दें बढ़िया से कि कौन सा किस पर बेस्ड है, कितना आसान है, कितना कठिन है, आपके सामने खुद ही आ जाए। अब फिर हम हमारा एक ऐप भी है एनर्जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ से आपको नीट का कोर्स भी मिलने वाला है, उसे भी एक बार आप देख लेंगे। और वो कोर्स जो होगा वो सिस्टमेटिक होगा और कुछ 45 दिन का कोर्स अरेंज किया गया है और उसमें कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक टेक्निक्स और ट्रिक्स आपके सामने ला के रखा जाए। फिलहाल तो इस तरह से हो गया। और एरिया का आप जानते ही हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल टू दी पावर 2। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो आप देखेंगे एम एल टू दी पावर -1, इसको ऊपर जब ले जाएंगे और ये हो जाएगा टी टू दी पावर -2। ऐसे मिल गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब आपको जानना है देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस जनरली। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरा होगा शेयरिंग स्ट्रेस। तो जितने भी तरह के स्ट्रेस हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला यही होता है। उसके बाद स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन है रेशियो आकार में परिवर्तन का। ठीक है, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, ये शो करता है स्ट्रेन को, विकृति को, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वह कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक का अगर बीमी सूत्र हमें निकालना होता है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी यही हो जाता है। देखो कितना आसान डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए 3 तरह का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। पहला यंग मॉडुलस, दूसरा फल्क मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 ही होगा। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप समझ जाए तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। कुछ राशियों का, क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला अगर बढ़िया से जान गए तो बाकी सबका हो गया। जैसे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ प्लेनेट या फिर सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे जितने तरह की एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी, सबका डायमेंशनल फार्मूला एक हो गया। हीट क्या है? वो भी एक एनर्जी है। साउंड क्या है? वो भी एक एनर्जी है। लाइट क्या है? वो भी एक एनर्जी है। तो बस एक डायमेंशनल फार्मूला जाने, एम एल टू दी पावर 2 टी टू दी पावर -2। अब जितने भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला वही हो जाएगा। तो बहुत रटने की इसमें कहाँ जरूरत है।
ठीक है, तो इस वजह से बस स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे आपका आंसर यहाँ पे आ गया ml⁻⁻1 t⁻², ये आपका आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एरर एनालिसिस पर डिपेंड है। एरर एनालिसिस, चलिए उस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, या उसके पहले हमको लगता है कोई और है। उसके पहले आपका यूनिट और मेजरमेंट की ही बात चल रही थी रेगुलर। हाँ, तो अब हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हाँ शुरू क्या होता है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज़ है। तो फिजिक्स क्या चीज़ है भाई, फिजिक्स भौतिकी वह भाषा है जिसकी सहायता से प्रकृति ने ब्रह्मांड की रचना की है। एक डेफिनेशन ये भी है, यानी जिस तरह से भगवत गीता को समझने के लिए संस्कृत भाषा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड को समझने के लिए, इस नेचर को समझने के लिए हमें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही जिस तरह से रामायण को समझने के लिए संस्कृत भाषा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड को समझने के लिए भौतिकी भाषा की ज़रूरत होती है। वजह क्या है कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में किया है, तो उसे पढ़ने के लिए, उसे साथ जानने के लिए संस्कृत भाषा जानना अनिवार्य होगा। ठीक उसी तरह से इस नेचर ने इस ब्रह्मांड की रचना फिजिक्स भाषा में किया है, भौतिकी भाषा में किया। भौतिकी भाषा का मतलब नियमों और सिद्धांतों के द्वारा किया गया है। तो फिर इस ब्रह्मांड को पढ़ने के लिए, इस नेचर को समझने के लिए हमें भौतिकी भाषा की ज़रूरत होती है। फिलहाल तो उस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, फिजिक्स क्या है। तो जब हमने जो परिभाषा बताया हमें नेचर को पढ़ना है, तो नेचर में है क्या चीज़, तो नेचर में हमें मिलता क्या, एनर्जी और मैटर। फिर हम एनर्जी और मैटर को जानने की कोशिश करते हैं। फिर एनर्जी और मैटर एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, यह है इनके बीच का इंटरैक्शन। फिर इनके बीच का रिलेशन, फील्ड क्या है, फोर्स क्या है, लॉज क्या होते हैं, मॉडल क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में हमें पढ़ाई जाती है, हमें पढ़ना चाहिए। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जब हम एनर्जी और मैटर के आपस में रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक महान भौतिक शास्त्री आइंस्टाइन का नाम आता है और उनका समीकरण है E=mc², जिन्होंने बताया कि हर द्रव्यमान के संगत एक ऊर्जा होती है और उसका एक फार्मूला बता दिया कि E=mc², जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है, m क्या है, वह द्रव्यमान जिसके संगत हमें ऊर्जा जाननी है। उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, जो एक छोटा सा आपका फार्मूला, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं इस समय। क्वेश्चन ये है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 0.5 ग्राम, यानी m=0.5 ग्राम के संगत इस पदार्थ, इतने पदार्थ के संगत ऊर्जा कितनी होगी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 1.5 × 10⁻13 जूल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 × 10⁻13 जूल। थर्ड दिया है 4.5 × 10⁻13 जूल एंड फोर्थ 4.5 × 10⁻13 जूल। अब यहाँ पे C है प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल।
जिसकी वैल्यू हम लोग टेकअप करते हैं फिलहाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं तो 0.5 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर 0.5 इंटू, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻16 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 हो गया, तो 4.5, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें एक ही, जब न्यूमेरिकल फिजिक्स का हम करते हैं तो जितने भी उसमें क्वांटिटीज हैं सबको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में कर लेते हैं। ये ग्राम में है तो 0.5 × 10⁻, यहाँ 3 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻, सीधे सीधे आ गया आपका क्या कहते हैं, सॉरी, -3 करेंगे, -4, ये किलोग्राम में आ गया। तो अब हम ये जो वैल्यू है किलोग्राम में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी 5 × 10⁻, आपका आ गया -4 × this। अब यहाँ से पहली बात तो ये 9 बना, तो 5 × 9 हो गया, और इंटू 10⁻⁻4 × 10⁻16 आप मल्टीप्लाई करोगे 45 होगा, 10⁻, देखो यहाँ से आपका +12 हो गया। अब यहाँ पे जब हम 4.5 करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो ये 13 और ये आ गया जोड़ में। तो इस तरह का ये सवाल है। तो अब ये आपका, आप देख सकते हैं मेरे समझ से आपका ये आ गया ऑप्शन नंबर 3, और 2 ऑप्शन हम लग रहा हमने सेम लिख दिया है, जबकि सेम तो होगा नहीं। हाँ, ये 3 नहीं है, इसको 16 लिखा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, और तो ये 13 ये लिखा है, तो इसका मतलब ये 4th वाला आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं। हमने एक और काम किया है कि हम एक क्रम से कर दिए। क्रम से का मतलब क्या हुआ कि हमने शुरू कर दिया फिजिकल वर्ड से शुरू किया, और एक एक यूनिट का जो क्वेश्चन है उसका कलेक्शन एक बना दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नीट 2020 का पेपर हुआ था वह 2 फेज में हुआ था, फेज 1 फेज 2। इन दोनों फेज के क्वेश्चन को हम एक में मिलाकर लेके आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा। आप इसको कमेंट ज़रूर करेंगे, और जो भी आपकी राय है वह बताएंगे। उस हिसाब से वीडियो को मॉडिफाई किया जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन का तरीका है इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। बाकी आप जो मेरा, तो इसमें क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर has a charge of 3.2 × 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। हम अब स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन दिख रहा, आप उसको ध्यान से पढ़ के देख लें। अब इसमें क्या कह रहा था कि एक स्फेरिकल सेल है इस तरह से, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। तो सबसे पहले से रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग देखें जो इंटरमीडिएट के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। एक स्फेरिकल सेल हम ले लेते हैं, इसका रेडियस R लेते हैं, और ये सेंटर इसका है, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस की बात हम करते हैं, जैसे कि स्मॉल r डिस्टेंस। ये स्मॉल r डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट P को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कुल 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये बनता है कि इफ r इज ग्रेटर दैन R, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वह सेल के रेडियस से बड़ा है, यानी जो पॉइंट
P है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वो स्फीयर के बाहर है, स्फेरिकल सेल के बाहर है। ऐसे केस में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K एंड Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि स्फेरिकल सेल Q चार्ज से चार्ज किया गया है। दूसरा केस ये है जब R इज इक्वल टू कैपिटल R, ऐसे कंडीशन में यानी जब पॉइंट P स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आ जाए तो फिर E इज इक्वल टू स्मॉल k एंड Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है, जब ये पॉइंट P कहीं स्फीयर के अंदर आ जाए और ये रेडियस स्मॉल r बन जाए, इसका मतलब r इज लेस दैन कैपिटल R। ये तीन केसेस बनते हैं तो फार्मूला फिर से हो जाता है इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि स्मॉल r इज ग्रेटर दैन कैपिटल R। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जो स्फेरिकल सेल है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आपका जो इसके अंदर पोर्शन है उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है जो सेल के सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये केसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये कह रहा था क्वेश्चन में कि जो R है वो तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो स्मॉल r है वो 15 सेंटीमीटर है। अब कंडीशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और जो Q है वह 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम है। कंडीशन आप अपने से समझ गए। अब यहाँ E इज इक्वल टू आप देखेंगे, ये पहला वाला केस E इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो जो 15 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करने वाले हैं तो ये आपका 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर, दिस इज R, तो 15 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -9 अपॉन 225 इंटू 10 टू दी पावर -4। ध्यान दें, इस -4 को हम -2 इंटू -2 लिख दें, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये -2 हटा दिया और इसको 2.25 लिख दिया। अब ये जो 2.25 है 4 टाइम में 9 को कट कर देगा। और उसके बाद देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई तो इसमें आ गया 4 टू द 8 128 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो भाई 9 और 9 ये कैंसिल कर जाता है, 10 टू दी पावर -2 ऊपर चला आया। ठीक है, और ये -2 क्या बन जाता है, 10 टू दी पावर -2 ऊपर आके +2 बन जाता है। क्लियर, और +2 बन जाता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल करेंगे तो 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 3 बन जाता है। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग अभी चेक करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ी आंसर को गलत कराएगा। तो एक बार डिजिट हम लोग चेक कर लेते हैं, डिजिट क्या क्या है। हाँ, डिजिट में ये 9 नहीं था, 7 है, यहाँ से मिस्टेक हुआ, ये 7 है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हर जगह 7 करेंगे, जब यहाँ पर आप 7 करेंगे तो अब 9 ख़त्म नहीं होने वाला ये अब आपका, बल्कि अब यहाँ पे आपके पास बच गया 10 टू दी पावर 2 आया, तो ये 10 टू दी पावर 4, अब ये बन गया 10 टू दी पावर 5। ठीक है,
एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करा दूं। ये 10⁻⁻2 ऊपर आके यहाँ पे 11 बना दिया। 11 में से 7 निकल के 4 आ जाता है, 4, और यहाँ से 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, इसको इधर रिप्लेस यहाँ पे कर दिया तो एक और प्लस हो गया। तो इस तरह से 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन भरपूर समझ में आया होगा, और मैं इसलिए इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूला मालूम हो, फार्मूला आपने लिखा, सारे जो इसमें डेटा दिए गए हैं सब पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसमें कोई टेक्निक वाली बात नहीं है, इसे समझने का भरपूर आप प्रयास करें। और ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ICSE सॉरी ये आपका NCERT पैटर्न से रिलेटेड है, इसमें कहीं कुछ अलग से नहीं सीखना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन है आप देखेंगे, पहला है 1.28 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, बी है 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, सी 10⁶ है, डी 10⁷ है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस तरह से अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन था और फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया। तो इस तरह से अब हम ये ऐसा करते हैं इसको, चलिए ठीक है, इसे पहला दूसरा ही कर लीजिए, या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि कल तक हम लोग कुल कितने क्वेश्चन किए थे, 4, इसको कर सकते थे 5, लेकिन ऐसे ही वीडियो वाइज अलग अलग ऐड करके आप देख लीजिएगा कि कुल 45 क्वेश्चन फेज़ 1 का, 45 क्वेश्चन फेज़ 2 का, इस तरह से 90 क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आज की वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन है, आज के पार्ट में दूसरा क्वेश्चन, उसको देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि द एनर्जी required to break one bond in a DNA is 10⁻⁻20 joule. This value in electron volt is nearly. ध्यान दें, एक DNA का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होने में 10⁻⁻10⁻20 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यार एनर्जी इज इक्वल टू दिस, कितना दिया होगा, कुछ नहीं करा कि इसको सीधे सीधे करा कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दीजिए। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला सीधे अगर याद होना चाहिए, अगर याद है तो आपका क्वेश्चन देखिए विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। अब यही ई हमें चेंज कर देना है, 10⁻⁻20 6.25 × 10⁻18 and this is equal to 6.25 × 10⁻+18 and -20, this is a -2. This can be written 0.0625. Clear? This is near about 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऑप्शन को मिला लेते हैं, तो A है 6, B है 0.6, C है 0.06। इसका मतलब साफ है, इसका जो ऑप्शन है वो C वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये सीधे सीधे एनर्जी की यूनिट है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में बदलना होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका उल्टा है, अब 1 जूल अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसे हम सॉल्व करेंगे, 10⁻19 को ऊपर ले गए, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 1/1.6 हो जाता है। ये हमारे पास बचा। हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो आपका कितना बन गया 16, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका जरा देखिए, छोटा करते हैं,
छोटा जब करेंगे 5 आएगा, नीचे का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखो भाई, और अब ये है 10⁻19 है, तो 19 का हम एक ले लिए तो हम यहाँ लिखेंगे 18, तब ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर छोटा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 से 25 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका 6.25 आ जाएगा, और बाकी 10⁻18 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना हो, कभी भी अब ये दिमाग में बैठा लें, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 6.25 इंटू 10⁻18 का मल्टीप्लाई करा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना हो तो 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीप्लाई करा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर भी मिल चुका। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप। ये क्या है कि ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 16। डाइपोल मोमेंट, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। इसको P से हम दिखाते हैं, और P की जो वैल्यू दिया है 16 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole is। देखो इसमें पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है ड्यू टू, ध्यान से समझें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है इसमें, और ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पे अधूरा दिख रहा हमको, इसको अभी हम कंप्लीट कराते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को पूरा डेटा में यहाँ नोट कर देता हूँ। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ ए डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10⁻9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole at the direction of 60 degree with axis। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो P की वैल्यू दे दी गई, R की वैल्यू 0.6 मीटर है, ये भी हो गया, और बाकी कुछ दिया नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग बाद में देखने वाले हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब ध्यान देना है थोड़ा सा डाइपोल के विषय में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करने लगता है, उस पर टॉर्क कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से वह रोटेट कर जाता है और एक डिफरेंट डायरेक्शन में फिर वो रुक जाता है। यानी कुल मिलाकर वह एक ऐसा डिवाइस है, वह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज एक ले लिया, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और छोटे से डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बैलेंस हो गए। तो इस तरह से डाइपोल बन जाता है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल जानना चाहें तो जैसे HCl है, ठीक है, HCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। अब वो कैसे फॉर्म करता है कि H+ आयन है, ठीक है भाई, जानते हैं, और Cl- आयन, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बांड बना लेते हैं। तो H+ और Cl- ये दोनों मिलकर यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है,
इस वजह से ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर टॉर्क वर्क करता है, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसका जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होता है। ये है इसका डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और इसका जो फार्मूला बनता है P का, P = देखो Q यानी जो इसके चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2m, ऐसे होगा Q × 2m। क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जान गए। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये इसका एक्सिस होता है। इसके एक्सिस पर अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ पे देखें तो ध्यान देंगे इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पर, तो इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बनता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है E = स्मॉल k एंड 2p/r³। जहाँ पे जो r³ है, अब इसका देखो ये इसको हमने क्या माना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो लंबाई है उसके 2l मान लिया। ठीक है। तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट से बात की जाए तो आधा l हुआ, आधा इधर l हुआ। लेकिन इससे हमें अभी मतलब नहीं है, बस हमें मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हमें काउंट करनी होती है वो हमेशा जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है E = k 2p/r³। अच्छा, अब देखिए, और E का जो डायरेक्शन होता है, हमेशा देखें आप एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन है E का और P का जो डायरेक्शन है दोनों सेम होता है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो लंबावर्धक रेखा है यहाँ पर ऐसे, यहाँ देखा जाए नॉन एक्सियल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, यहाँ पे देखा जाए, ध्यान देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। ये जो E है इस डायरेक्शन में बनेगा और इसकी जो वैल्यू होती है E = k एंड p/r³। ठीक है भाई। ये नॉन एक्सियल पोजीशन हुआ या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन हुआ। अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो फार्मूला बनता है एक्सियल पोजीशन के लिए k और यहाँ बन जाता है p/r²। और जब हम इस पूरे लाइन पर कहीं भी पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पे, ये सब भी हम जानबूझ के बता रहे हैं कि इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे आगे वाले कॉम्पिटिशन्स में, आगे इसी नीट में, आगे वाले पेपर्स में इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे v = 0 होता है, यहाँ कहीं भी इस पूरे लाइन पे कहीं जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की एक जनरल पोजीशन होती है। जैसे कि हम ये मान लें कि देखो ये है एंगल थीटा और यहाँ से इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है k और ये बन जाता है p cos θ/r²। ठीक है। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है उसमें इसी फार्मूले की ज़रूरत है। और यह भी जो फार्मूला है, ऐसा नहीं है इसको जानने के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ाई करनी है। आप हम बार बार इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप जो सिलेबस पढ़ते हैं इंटरमीडिएट का वही बहुत पर्याप्त है और वह टीचर भी बहुत पर्याप्त है जिससे आप पढ़ रहे हैं। हाँ, बस ये है कि वह मानक को पूरा करता हो और अपना कर्तव्य समझता हो, तो फिर कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें आप ध्यान से, तो P की वैल्यू ये दिया हुआ है, R की वैल्यू ये दिया हुआ है। इसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। V = k की वैल्यू 9 × 10⁹
इंटू P16 इंटू 10⁻⁻9 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, ये दिया है। इसको हम चाहें तो 6 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 10 पे -1 का 10⁻⁻2 हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा 4 बचा हुआ है और cos 60 यहाँ बचा हुआ है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बाकी 10⁻+9 10⁻⁻9 कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 10⁻2 ऊपर आके 10⁻2 बन जाता है, ये 2 बार में ये कट जाता है, यानी कुल मिलाकर 200 वोल्ट ये आंसर हो जाता है। अब इसमें कहीं से भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे और उस समस्या को फिर अगले क्वेश्चन में दूर किया जाएगा। और इसमें कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ साफ कर दिया। और फिर कोई और रिक्वायरमेंट आपका होगा उसे भी आप कमेंट करेंगे, तो उसे पढ़ने के बाद आगे उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे इसमें जो आप समझ नहीं पाए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो इतना व्यवहारिक मैं बता दूंगा, और या फिर और वीडियोज़ हमारे जो चैनल पे हैं उसे देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और नए नए वीडियोज़ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये चैनल नया है। अभी मैं जब लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने ये ऑनलाइन क्लासेज वगैरह या यूट्यूब चैनल हमने तभी शुरू किया है, तो इसलिए सजेशन की अधिक ज़रूरत है। जैसे जैसे सजेशन आप देंगे मॉडिफिकेशन होता रहेगा। तो इस तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r from the center of a dipole having dipole moment p is given by। कुछ ने सीधे फार्मूला पूछ लिया भाई, अभी वो फार्मूला मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन में पहचान लेना है कि आप वाला फार्मूला है कौन सा। देखो अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ से मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर यहाँ पर ये -q है और ये +q है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो डायरेक्शन है आपको पता है, इसका डायरेक्शन हो गया इस ऐसे। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बनती है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जब इस डायरेक्शन में बनेगी, चलिए ऐसा करते हैं ऊपर बना के दिखाते हैं। अभी नीचे हमने बनाया था, ऊपर वाला बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको बताना है थोड़ा सा कैसे ऐसे हो। तो इस डायरेक्शन में आता ऐसे, यह है ई, और इसका फार्मूला आपने देख लिया था। फार्मूला क्या था, E = K और P/R, ऐसा देखा था आपने, ठीक है। और इस K की वैल्यू होती 1/4πε0 एंड P/R3, ठीक है। ये फार्मूला है। अब हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत सिंपल सा मामला है। इसको बनाएंगे वेक्टर, इसको भी बना देंगे। जो वेक्टर है उसको नोटेशन के साथ लिख देंगे तो अपने आप वो वेक्टर फॉर्म आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर E और P दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, अपोजिट करने के लिए हम माइनस लगा देते हैं। तो आप देखो P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब सही क्या है, यहाँ हमें माइनस लगाना चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए। अब आइए फिर हम यहाँ आते हैं एक बार। ऐसा हुआ कैसे, बहुत सिंपल सा मामला है।
थोड़ा सा बेसिक वेक्टर अगर आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो बेसिक वेक्टर इसमें हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, ये इस पॉइंट पर हमें देखना था, तो इस पॉइंट को और जो पॉइंट चार्ज है इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। जो ज्वाइनिंग लाइन बनती है उसी पर होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज इज नेगेटिव, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह माइनस चार्ज की ओर ही होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इवन का डायरेक्शन हो गया इसकी तरफ अंदर की ओर। अब ये दूसरा वाला जो E2 है इसके वजह से आप देखोगे इस लाइन पर होगा लेकिन दिस चार्ज इज पॉजिटिव। ऐसे केस में इसके द्वारा जो बनेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वह ऐसे बाहर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा E2। अब E1 और E2 का जब रिजल्टेंट हम निकालेंगे, चूंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, इसके वजह से क्या होगा कि इनके ठीक बीच से होकर लाइन जाएगी, वही डायरेक्शन होगा इसके रिजल्टेंट का। तो इस तरह से ई का डायरेक्शन इधर मिला है, ध्यान दीजिएगा। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन में जब आप आ जाएंगे तब आप देख पा रहे हैं पहला दिया है E इज इक्वल टू, मैं लिख दूं पहला ऑप्शन है, वैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी देख सकते हैं, तो लिखा है उसको वहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप। उसे ए पार्ट लिखा है E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बी पार्ट E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सी पार्ट E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और लास्ट में D दिया हुआ है E इज इक्वल टू माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर आपको दिख पाया? देखिए पहली बात, ऊपर P है और नीचे R क्यूब है, ठीक है ना, ऊपर P है नीचे R क्यूब है। यहाँ जो आपका फार्मूला है सही वाला यही है। तो पहली बात तो जो स्क्वायर है खारिज हो जाता है, क्यूब वाले दो बचे, और उसमें भी क्या है जिसमें माइनस है वो सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो सीधे फार्मूला ही न पूछा है। अब जिसे फार्मूला न याद हो और वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता हो, तो पहले तो फार्मूला याद करना है ना भाई, और उसके बाद बाकी चीज़ों को कंसेप्ट वगैरह जानना है, टेक्निक्स जानने हैं, लेकिन फार्मूला तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए। The acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and a proton when they are 1.6 angstrom apart is, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आपसे ये कहता है कि अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चल पड़ेंगे। तो ऐसे केस में ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू
द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर कितना एक्सेलरेशन आएगा, इसे बताना है। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है या उसकी हम लोग उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखो भाई F इज इक्वल टू, अब इसके लिए सीधे सीधे कूलम फोर्स, कूलम के नियम पर डिपेंड क्वेश्चन, और ये टोटल बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है जिसे आपको समझने के लिए कुछ अलग से करना हो। R डिस्टेंस है, ऐसे केस में F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता ही कूलम्स लॉ है, K कूलम कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता है। इस पूरे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ बोलो भाई इसकी वैल्यू हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस में इसी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। किसमें? सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में इसका मान 1 हो जाता है। तो कुछ यहाँ जो जानकारियाँ हमने दिया, इसमें इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और भी जानकारी क्या हो सकती है आगे, अगर हम बढ़ेंगे, किसी मीडियम की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के हो जाता है, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पे ये जो कैपिटल के है ये कूलम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको परावैद्युतांक कहते हैं। या मीडियम के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका मान है वैरी करता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह ध्यान में अच्छी तरह से रखना होगा, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी जेईई मेन की एग्जामिनेशन हुआ 25 जुलाई को, उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखें फिलहाल के की वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा, 1 से लेकर। तो जो वैक्यूम है उसके लिए के की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0008, लेकिन हम 1 लगभग मान के काम चलाते हैं। वाटर है 81 हो जाता है, और अगर कोई मेटल है तो उसके लिए के की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है। जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसका यूज आप कर सकते हैं। यह डायमेंशनलेस यूनिट लेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। फिलहाल इसकी चर्चा हुई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमने चर्चा की। बाकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ करना क्या था, के की वैल्यू लिखना था, तो के की वैल्यू लिखोगे 9 × 10⁹ आपने कौन सी वैल्यू लिखा, MKS SI यूनिट्स पर डिपेंड वैल्यू को लिखा। अब ये है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी उतने ही 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻। हम लोगों को मतलब किससे था, हम लोगों को मतलब था केवल मैग्नीट्यूड से, और यहाँ माड हो जाए, माड लगा दिया जाए। जो यहाँ पे जो चार्जेज हैं उनके केवल हमें मात्रा से मतलब होता है, अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो जब R बराबर लिखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻10 मीटर बन जाएगा। तो ये हुआ देखो 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻10 एंड इंटू 10⁻⁻10। आप समझ सकते हैं कि मैंने स्क्वायर करके लिखा। अब देखो कैसा कैसा सवाल बनाया जाता है, कितनी मदद करते हैं एग्जामिनर्स छात्रों की, लेकिन छात्र उसे ढूंढ नहीं पाते। आप देखो 1.6 से 1.6, फिर दूसरा 1.6 से दूसरा 1.6, 10⁻⁻10 यहाँ बचा -9।
ये देखो यहाँ बचा -9, एक -9 ये पूरे 9 को ले गया, कुल मिला के आपके पास बचा क्या, 9 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन पर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं फार्मूला F/m, जिस बॉडी का, जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स में उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। फोर्स क्या है, 9 × 10⁻⁻⁹। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.0 × 10⁻31 किलोग्राम। समझ गए, वैल्यू रखो 9 × 10⁻31 किलोग्राम। अजी ये खत्म हुआ और बचा कितना, 10⁻22 मीटर/सेकंड²। तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो इससे बहुत सारा और भी कुछ हमने बताया कि बहुत से क्वेश्चन और भी आप कर सकेंगे इसी की मदद से। तो इसमें जो ऑप्शन है 10⁻25 मीटर/सेकंड², बी 10⁻24 मीटर/सेकंड², सी 10⁻23 मीटर/सेकंड² एंड डी 10⁻22 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाता है, इसलिए